हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें देखेंगे सेट नंबर 6 और इसमें 80 क्वेश्चंस के साथ आपको ये सेट कराया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन किया गया था। इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, जो कि अगर हम बात करें कि प्रतिनिधि किसने किया था तो वो थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ था तो लंदन में हुआ था। और इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये असफल रहा, जिसकी वजह से गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक चला, 1814 से 1816। और इसका अगर हम अंत की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध का जो अंत हुआ 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगौली की संधि के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के जो लेखक है वो कौन है, अमर सिंह। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नवरत्नों में से एक थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहरा देवा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लोहरा देवा। अब ये लोहरा देवा कहाँ पे पड़ता है तो ये उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक जो कि स्थल है कह सकते हैं। और एक्चुअली हम बात करें कि लोहरा देवा को वर्तमान में किस नाम से ये जाना जाता है तो जगदीशपुर के नाम से ये फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कि दधेरी जो है वो किस राज्य का एक हड़प्पा पुरस्थल है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब का। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका कारण दिया गया कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक का स्थापना करना चाहता था। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, किसे टिक करेंगे। देखिए हम पहले कर पॉइंट्स की बात करें कथन के बारे में, तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बिल्कुल पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके कारण के बारे में बात करें कि आखिर इसने आक्रमण क्यों किया था, तो यहाँ पे जो लिखा गया कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वह भारत में लूटपाट के मकसद से उसने आक्रमण किया था। ठीक है, ना कि वो मुस्लिम स्थापना करना चाहता था, मुस्लिम शासक की। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो कि कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले इतिहासकार थे। सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी हम यहाँ पे टिक करेंगे सतीश चंद्र। ठीक है, जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सतीश चंद्र ने। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हर्ष चरित्र और कदम्बरी के लेखक कौन थे, बाणभट्ट। ठीक है, यानी कि ए का 4 के साथ मैच होगा। रत्नावली की बात करें तो रत्नावली जो लिखी गई थी वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। डी का 1 के साथ मैच होगा, यानी हमारा ऑप्शन जो सही होगा ए और बी में से होगा। अगर हम बात करें श्रृंगार शतक जो किसके द्वारा लिखी गई है, श्रृंगार शतक जो कि भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है, यानी कि बी का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे सूर्य शतक मयूर के द्वारा, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। तो बताइए कि अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। जबकि उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा बनता है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 28। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण तत्व। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी में तत्व है, जैसे कि 57 से 70 तक और 89 से 102 तक, कुल मिलाकर के 28 तत्व होते हैं और उन सभी तत्वों को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इंद्रधनुष में होता है? बताइए, आपको यहाँ पे बताना है कि गलत कथन का चयन करें, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो गलत किया गया वो क्या है? तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंदर के तरफ का जो रंग होता है वो लाल होता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, अंदर के तरफ बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखेंगे यहाँ पे समतल दर्पण की बात की जा रही है। दो समानांतर दर्पण अगर रखा जाएगा तो क्या होगा? तो इनके बीच जो बनने वाला जो कोण होगा वो कितना? 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री का एंगल होगा तो आपको निकाला कैसे जाता है? 360/θ माइनस में 1, यानी कि 360/0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? बताइए कि कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश तरंगे को ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि न्यूटन के पहले नियम को और भी किस नाम से जाना जाता है? बताइए, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के पहले गति के नियम को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है? देखिए, जल संवर्धन हम कह सकते हैं कि तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाना जल संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि चालनी पट्टी का एक भाग होती है, किसका? चालनी पट्टी का जो है एक भाग है, किसकी भाग है? तो ये भाग होता है फ्लोएम का। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, फ्लोएम को, जिसको पोषवाह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अतिवर्धन का अर्थ है? अतिवर्धन का अर्थ है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अतिवर्धन का अर्थ का मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। ठीक है, अब सामान्य वृद्धि, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे, अति संवर्धन को और भी एक नाम से जाना जाता है, जैसे हाइपरप्लासिया भी कहा जाता है, साथ साथ अतिवर्धन कह सकते हैं, या फिर अति जननता भी कहा जाता है। तो ये सभी इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? जिन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? जिन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? उनको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पौधों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है किसे? बताइए। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अक्सर देखने को ये मिलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। देखिए जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1839 में किया गया था, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? और वो है वसा। ठीक है, वसा यानी कि फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहली समूह की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? एल्कोहली जो समूह है, यानी कि OH जो समूह है, इसकी पहचान किस तरह से की जाती है? तो कह सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड के परीक्षण के द्वारा, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फेरिक क्लोराइड के परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत में नए राज्य का गठन से होता है?
किस बहुमत से होता है? भारत में नए राज्य का गठन जो किस टाइप के बहुमत से किया जाता है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साधारण बहुमत या फिर सरल बहुमत कह सकते हैं। ऑप्शन बी टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्शल लॉ है? निम्नलिखित में से कौन मार्शल लॉ है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगी? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू जो कायदे कानून होते हैं उसको मार्शल लॉ कहते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है और वो है जो कि भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो न्यायिक समीक्षा यूएसए से ग्रहण किया गया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यूएसए से और भी दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें अक्सर पेपर में देखने को मिलता है और वो आप याद रखेंगे, एक तो मूल अधिकार और साथ ही साथ उद्देशिका का जो विचार है वो, और एक और याद रख सकते हैं जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यहीं से लिया गया, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से ग्रहण किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं और वो कौन कौन है जो हिस्सा नहीं लेता है? सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो देखिए दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यानी कि चुने हुए सदस्य ये भाग लेते हैं दोनों सदनों के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ विधानसभा के चुने हुए सदस्य यानी कि निर्वाचित सदस्य जो विभिन्न राज्य उनके अलग अलग विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और जो पुडुचेरी है वहाँ के विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? वह अनुच्छेद कौन सा है जो कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? और वो है आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे और जिसे ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उस वक्त 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप नीचे कमेंट्स करके ये बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन सही नहीं है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि हम कह सकते हैं कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि सभी उच्च न्यायालयों के, देखिए क्वेश्चंस में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो सभी उच्च न्यायालय यानी कि सभी राज्य के जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो कि ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत है। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि किसके परामर्श से? तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके परामर्श के साथ भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है कि जो कैग होते हैं यानी कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो होते हैं वो मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में लोक लेखा समिति के कार्य करते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रादेशिक जो कि प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर के प्रावधान किया गया? सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 16, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही सुमेलन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सही सुमेलन आपसे पूछा रहा था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि ये सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है, यानी ये ऑल करेक्ट है, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शिव समुद्रम जो प्रपात है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक में बिल्कुल सही है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। सहस्त्रधारा जो प्रपात है वो बाल्दी नदी, ये भी कह सकते हैं। बाल्दी नदी कहाँ पे? तो ये देखिए सहस्त्रधारा जो प्रपात है इसको 1000 गुना बसंत यानी कि इसका अर्थ होता है सहस्त्रधारा प्रपात को। यह उत्तराखंड के देहरादून के करीब हम कह सकते हैं कि 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है, जो कि बाल्दी नदी पर यह प्रपात बनाया गया। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही था। और गरसोपा जो प्रपात है ये शरावती नदी कर्नाटक में, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों मिलान बिल्कुल सही दिए गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसको ऑल करेक्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में विषम का पता लगाइए। यहाँ पे कौन एक अलग है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? अलग है ऑप्शन बी, यानी कि बाल्सोन जो होता है वो क्या होता है? तो बाल्सोन एक रेगिस्तानी घाटी का अवसाद होता है। ठीक है, घाटी का कह सकते हैं, रेगिस्तानी घाटी या फिर एक अवसाद होता है, ये हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिसको देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो किसके बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है? बताइए कि निम्न हिमालय और किसके बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर या फिर कह सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत्तर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि वह अक्षांश जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, वह अक्षांश कौन सा है? अक्षांश तो आपको पता ही, ग्लोब पर अक्षांश क्या है? ग्लोब पर अक्षांश जो इस तरह के लाइनें खींची गई है वो अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है वो हम कह सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर होता है, और वह अक्षांश जिस पर सदैव दिन व रात होता है वो होता है इक्वेटर ही, यानी कि भूमध्य रेखा है। यानी ऑप्शन हम ए को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तब क्या होगा? जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? बताइए। देखिए, लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है वो कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? ये मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 कहाँ प्रस्तावित है? 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 जो होगा वो कहाँ पे होगा? करेक्ट आंसर होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगला पॉइंट ये है कि मुगल काल में जिस शासक के समय में सर्वाधिक रुपए की ढलाई की गई वो, यानी किसके समय में? मुगल काल के किस शासक के समय में सर्वाधिक रुपए की ढलाई की गई थी? और वो है औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, यहाँ पे आपको 4 राज्यों में कौन कौन है, जो भी राज्य यहाँ पे दिए गए आपको बताना है कि 4 राज्यों में कौन कौन से हैं। ठीक है, राज्यों में कौन कौन से हैं, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताना है आपको। तो हम लोग इसके बारे में शायद फर्स्ट और सेकंड सेट में देखे थे। देखिए, आपको बताऊंगी सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वो बिहार का। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा कितना है तो ये भी आप याद रखेंगे 1106। ठीक है, 1106। सेकंड बात करें तो पश्चिम बंगाल सेकंड, पश्चिम बंगाल 1028 के साथ। थर्ड नंबर पे केरल आता है 860 के साथ। उसी तरह से यूपी का नंबर 4 है, जो कि हम कह सकते हैं कितने नंबर पे यूपी आता है, 829 के साथ यूपी 4th नंबर पे। और 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पे 573 के साथ हरियाणा आता है 5th नंबर पे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17, अरुणाचल प्रदेश का 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हम डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को किन किन भागों में विभाजित किया गया था। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को किन किन भागों में विभाजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, हम डी को टिक करेंगे। इनमें से सभी पर्ती एवं बंजर, पर्ती और चाचर और पोलज, ये सभी में विभक्त किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पालखेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था। सबसे पहला पॉइंट्स की आपको याद रखना है कि पालखेड़ा का युद्ध हुआ कब था? 1728, ठीक है। 1728 में किनके किनके बीच? तो ये हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य, ठीक है। और ये पालखेड़ा जो है कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ये करीब पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि हाल ही में खबरों में रहा भारत की सहायता से निर्मित मगधेचु जो जल विद्युत परियोजना वो किस देश में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है कि मगधेचु जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूटान, ठीक है। भूटान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जिनको पता है वो तो टिक कर ही लेंगे, जिनको नहीं पता है वो डेफिनेटली गलत करके आएंगे, क्योंकि अगर वो रटकर पहले से याद रखेंगे तो डेफिनेटली मारेंगे ऑप्शन ए को, 189। मोस्टली लोग 189 ही टिक करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हाल ही में एक नया देश जुड़ा, जो कि अंडोरा नाम का एक नया देश जुड़ा, और अब इस देशों की संख्या, जो कि सदस्य देशों की संख्या 190 हो गई है। इसलिए मैंने बोला ये वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 22 अप्रैल को। 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को जल दिवस और साथ ही साथ बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शल ने, ठीक है। मार्शल ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए देश भर में खुशियों को मापने वाली पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में सबसे टॉप पे है? और वो जो राज्य है वो है मिजोरम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कील नहर किन्हें जोड़ती है। कील नहर किन्हें जोड़ती है? तो देखिए कील नहर जो है वो जर्मनी में स्थित है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट बनता है कि भारत में भारतीय मानक जो मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। आपको पता है कि भारत में जो कह सकते हैं भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम है वो 82, ठीक है, 82.5, हाँ ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, स्थित कहाँ पे? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, नैनी में ये स्थित है। और अगर हम देखें तो ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कैसे याद रखेंगे? तो यू कॉमा याद रखिए, यू कॉमा। कैसे? तो देखिए यू का मतलब उत्तर प्रदेश के साथ साथ होते हुए पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये उड़ीसा नहीं, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद लास्ट में आंध्र प्रदेश के साथ ये खत्म हो जाती है। कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं बिहार इसके कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि आर एन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई थी, आर एन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आर एन काओ कौन थे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। आर एन काओ का पूरा नाम था रामेश्वर नाथ काओ, जो कि भारत की जो गुप्तचर संस्था जिसको रॉ के नाम से जाना जाता है, इसके ये संस्थापक थे। और इन पर यह पुस्तक जो लिखी गई है जेंटलमैन स्पाई मास्टर, नितिन गोखले ने यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय सुधार संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1870 में की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, केशव चंद्र सेन। अगला पॉइंट बनता है कि खरीफ फसलें बोई जाती है। बताइए कि खरीफ फसलें बोई जाती हैं कब। करेक्ट आंसर क्या होगा? खरीफ फसलें जब बोई जाती है कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ के समय। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ होता कब है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सबसे पहले जून के, कह सकते हैं कि जून के प्रारंभ में ही केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है।
और साथ ही साथ ये करीब करीब मध्य जुलाई तक यानी कि 15 जुलाई तक ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रभाव जो कि प्रभावित हो जाता है, कह सकते हैं पूरा प्रभाव सामने आ जाता है, देखने को मिल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कब ये इसकी बुआई की जाती है, तो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और इसकी जो कटाई की जाती है नवंबर दिसंबर में की जाती है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है संगमरमर। संगमरमर जो है वो किसका रूपांतरित रूप है? संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? ये चूना पत्थर का। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? सुप्रसिद्ध जो उर्दू जो शायर थे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का निवास स्थान क्या था? तो ये आगरा के थे। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसे जो कह सकते हैं कि लेखक थे या फिर हम ये कह सकते हैं शायर थे जो कि 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए फिलहाल टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह 316021 मलाला किन दो ग्रहों के बीच इस मुख्य बेल्ट में स्थित है? आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या फिर घूमते रहते हैं, तो वही ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इनका नाम रखा गया 316201 मलाला। तो ये ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। बताइए कि अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाला जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसी के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि जैविक और अजैविक संकटों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक संकटों के मध्य जो बिचौलिया का कार्य करता है वो कौन करता है? तो वो होते हैं वियोजक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, वियोजक। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, कह सकते हैं पिनकोक्लाइन। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, पिनकोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, यानी कि स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो घट जाती है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि छोटा नागपुर के जंगल है, किस टाइप का जंगल है? ये छोटा नागपुर का जो जंगल है वो किस टाइप का जंगल है? पतझड़ और सवाना, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पतझड़ और सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर ₹1 करना है को कहा जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर ₹1 करना है को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नीति कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि बजट एक लेख पत्र है, किसका एक लेख पत्र है? बजट जो है वो एक लेख पत्र है, किसका? करेक्ट आंसर होगा सरकार के राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन है जिसको WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था। पहले इसी को गैट कहा जाता था, जिसका नाम चेंज करके इसको WTO कर दिया गया था, और सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा की जड़ें तो कड़वी है लेकिन फल मीठा होता है। यह जो कथन है वो किसका है? शिक्षा की जो जड़ें हैं तो वो तो कड़वी है लेकिन इसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। ये जो बात कही गई थी किसके द्वारा, कथन ये किसका है? ये कथन अरस्तु का है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बनता है कि कलाकांड मुंडनथुरई जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? कलाकांड मुंडनथुरई जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है, राइट आंसर होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। होलांगपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य जो वो किस प्रदेश में स्थित है? होलांगपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टुअर्ट स्टोनी मरुभूमि जो है वो किस देश में स्थित है? स्टुअर्ट स्टोनी मरुभूमि किस देश में स्थित है?
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में और भी मरुस्थल स्थित है, जैसे हम कह सकते हैं स्टुअर्ट स्टोन आपने देख लिया, ग्रेट सैंडी याद रखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया यहीं पे है, सिम्पसन जो मरुभूमि है याद रखेंगे, और एक गिब्सन भी याद रखिएगा, ये सभी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। संगाई महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मणिपुर। अगला प्रश्न, कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इन नीतियों को कालक्रम में शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित करें। ए और बी सी दी गई है, इनको आप अच्छे से पढ़ करके बताइए कि कौन पहले हुआ, यानी कि क्रम इनका क्या है। तो चलिए, मैकाले का मिनट जो है इसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो कि कहा था 1835। वुड डिस्पैच का संबंध की बात करें, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854, ठीक है, 1854 ये कब लागू हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। साथ ही सैंडलर कमीशन की बात करें तो ये 1917 से इसका संबंध होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1835, उसके बाद 1854, 1917। ABC बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ABC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि चक्रवात जो फानफोन है ने किस देश को तबाह कर दिया था? फानफोन जो है वो किस देश को तबाह कर दिया है, बताइए। फानफोन चक्रवात चर्चा में था और ये फिलीपींस को तबाह कर दिया है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अमृतसर। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि आर्कियोपेलागो का आशय क्या है? आर्कियोपेलागो का आशय जो है वो क्या है? आर्कियोपेलागो का आशय जो होता है वो द्वीप से होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने स्कोरिंग कितना किया। उम्मीद है कि आपने अच्छे खासे स्कोरिंग कर ही लिया होगा और इसका मैथ्स का सोल्यूशन आपको शाम तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।